फिर से बहुत दिनों के बाद। और मैं फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ जो बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के सिलेबस के को ध्यान में रख करके, और साथ ही साथ आधुनिक भारत के इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना भी है। आज मैं किस विषय पे बताऊंगी आप लोगों से, किस विषय पे चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ, तो वह है वामपंथी आंदोलन, द लेफ्ट मूवमेंट। अक्सर आप सुनते होंगे वामपंथियों ने ऐसा किया, वामपंथियों की ये नीति है, वामपंथी ये करते हैं। तो ये आखिर वामपंथी होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वामपंथी है क्या। दाहिना बायां आप समझते हैं, उसी तरह बायां दाहिना, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये दो विचार होते हैं। ये जो वामपंथी शब्द है, लेफ्ट, ये लेफ्ट वाले हैं या ये लेफ्ट मूवमेंट के समर्थक हैं, ये जो भी बातें हैं ये कब से शुरू हुई? ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस समय से इस शब्द का उदय हुआ। कैसे? क्योंकि जो समूह क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में था, जो 1789 के क्रांति के पक्ष में था, उसका समर्थक था, वह वामपंथी था। और उसके अपोजिट दक्षिणपंथी कौन था? जो उस व्यवस्था को जो पहले से विद्यमान थी, पहले से उपस्थित थी, उसको उसी तरीके से चलने देने में विश्वास रखता था, वह दक्षिणपंथी कहलाया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वामपंथी जो हैं ये कुछ नया या कुछ बड़ा कर गुजरने में विश्वास रखते हैं। वह पुरानी परंपरावादी दकियानूसी विचारों का वो विरोध करते हैं। तो आज के संदर्भ में हम देखेंगे कि बहुत बार हमें वामपंथी शब्द का हमें सामना करना पड़ता है। तो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि वामपंथी होता क्या है। तो अब तो आप समझ गए होंगे वामपंथी क्या है। वामपंथी को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो क्या है? एक साम्यवादी कम्युनिस्ट और एक समाजवादी सोशलिस्ट। तो ये जो विचारधाराएं हैं, इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी है। लेकिन साम्यवाद और समाजवाद वामपंथी में ही आते हैं, वामपंथी विचार के ही अंग है। तो आज हम वामपंथी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आप इसे पूरा देखिए। मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट जो है इस पर क्लियर करूंगी। इसे पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान गड़बड़ होता है। वामपंथ, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इसमें साम्यवादी और समाजवादी की बात होती है, दो अंग हैं इसके। आज हम बात करेंगे साम्यवादी की। आज हम बात करेंगे साम्यवादी। एक है समाजवादी, एक है समाजवादी। लेकिन हम बात करेंगे आज साम्यवादी पे कि ये साम्यवादी क्या है या साम्यवाद क्या है, ये कम्युनिस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साम्यवाद आंदोलन जो शुरू हुआ भारत में, ये कैसे शुरू हुआ, क्या कारण थे। सबसे पहला कारण हम बता सकते हैं कि हम रूस की क्रांति देखते हैं। रूस में किस तरह से जातशाही का अंत हुआ था और वहां साम्यवाद का उदय हुआ था। साम्यवाद का उदय क्या था कि जो समाज में ऊंच नीच होता है, किसी के पास बहुत जमीन है और कोई जो है भूमिहीन है,
किसी के पास बहुत संपत्ति है और कोई जो है मजदूर है जो बहुत मेहनत करके अपना पेट भी नहीं भर पाता है। तो ऐसे में आंदोलन जो हुआ था उसमें क्या था कि उत्पादन पर सभी का बराबर अधिकार हो, चाहे वो भूमि से उत्पादन हो रहा हो या उद्योग धंधों से उत्पादन हो रहा हो। उससे जब उत्पादन होता है तो उस पे सरकार का नियंत्रण हो और सभी को बराबर भाग में बंट जाए। ऐसा नहीं कि जो पूंजीपति हैं वो उनके पास खाने का बहुत हो और जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिन्होंने जो साल भर काम करते रहते, दिन भर 24 मैंने मैक्सिमम घंटे वो काम करते हैं, उन्हीं के पास खाने का ना हो। इसी आधार को लेकर के क्रांति हुई थी जो सफल हुई और किसानों और मजदूरों को विशेष महत्व मिला। तो ये जो क्रांति थी पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। वाह क्या विचार है कि देखिए उद्योगपति हैं, भूमिपति हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं को सिर्फ अधिकार है अधिक से अधिक उपभोग करने का। इससे प्रभावित होकर भारत में भी हम देखते हैं कि साम्यवादी विचार और साम्यवादी आंदोलन का आगमन हो गया और उसका बहुत अधिक प्रभाव हमारे आधुनिक भारत के इतिहास पर पड़ने लगा। दूसरा कारण हम कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हम भारतीय इंग्लैंड के उपनिवेश थे और इंग्लैंड के अंतर्गत होने के कारण हम भी उस युद्ध में इन्वॉल्व हो गए थे। ऐसे समय में हमने क्या देखा कि भारत में युद्ध का क्या परिणाम होता है? बर्बादी, धन जन की बर्बादी, उपज सही नहीं होना, औद्योगिक उत्पादन जो है वो सही नहीं होना, बहुत हर तरह से देखा जाए तो जो आम जनता उनके बीच परेशानी फैली हुई थी। और इसी बीच प्राकृतिक आपदा भी आकर के लोगों को प्रभावित करते गई। इससे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत उन्हें लगा कि ये अंग्रेजी शासन के कारण ही हम इस दुर्गति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेज के नजदीकी है, जो अंग्रेज है, जो शासक है, वो तो मजे में है और हम लोग जो जितनी परेशानियां हैं उसको हम लोग अपने पे ओढ़े हुए हैं, लादे हुए हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ होने लगा कि ऐसा क्यों है, क्यों उनके पास अधिक है, वो अंग्रेज अधिकारी के पास अधिक क्यों है, उस जमींदार के पास अधिक क्यों है, ये अन्याय है। उस जमींदार के खेत में गरीब किसानों ने काम किया है, उस अंग्रेजों के यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो भूखे हैं और वो जो है मालो माल है। तो ये भावना इसने साम्यवादी विचार को बहुत अधिक प्रभावित किया। बढ़ती बेरोजगारी, समय बदल चुका था, अब लोग शिक्षित होने लगे थे, बाहर से पढ़ के आने लगे थे, इन्होंने देश दुनिया को देख लिया था, देश दुनिया में हो रहे क्रांति, हो रहे विकास, हर चीज से अवगत थे। और जब ये इतना कुछ देखने के बाद अपने घर, अपने देश की तरफ देखते थे तो इन्हें बहुत दुख होता था कि ना तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था थी, ना कोई औद्योगिक क्रांति यहाँ हो रही थी, उद्योग धंधे लग रहे थे, ना बेरोजगारी को मिटाने के कोई प्रयास किए जा रहे थे। यह यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया कि यहाँ भी साम्यवाद की स्थापना हो, यहाँ भी उत्पादन पर सभी का नियंत्रण हो, ताकि लोगों के पास रोजगार भी रहे और खाने का भी रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कांग्रेस की नीति। कांग्रेस की नीति तो हमने देखा कि किस तरह कांग्रेस पहले बहुत उदारवादी नीति पे चल रही थी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह कांग्रेस उग्र हुई। लेकिन
कांग्रेस की नीति के बहुत लोग विरोधी थे। कौन? जो कांग्रेस में ही थे। उन्हें ही लगता था कि हम जिस नीति के पर चल रहे हैं वह हमारे लिए या हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से इन सारे कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत में वामपंथी आंदोलन और उसमें से भी साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं इसका स्वरूप कैसा था। साम्यवादी आंदोलन कैसा था, इसका स्वरूप हम कैसा कह सकते हैं? तो इसका स्वरूप जो है शांति, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। यह बहुत बड़ी बात है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि ऊंच नीच, अमीर गरीब ऐसी बात ना हो, समाज में शांति हो। शांति तभी होगी जब इस तरह की भावना नहीं रहेगी, जब ऊपर नीचे, अमीर गरीब, उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं होगा, तभी हम सोच सकते हैं कि समाज में शांति होगी और समानता होगी। यानी ये तीनों एक दूसरे पर आधारित थी। शांति, समानता और सामाजिक न्याय साम्यवादी शासन का स्वरूप था। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना 1 सितंबर 1924 में हुई थी। कहां? कानपुर में। 1 सितंबर 1924 में। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में और उसके बाद हम देखते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि उसके 6-7 साल बाद भारत में भी साम्यवादी दल का निर्माण हो गया। पहले इसका नाम साम्यवादी दल था, बाद में इसका नाम भारत का साम्यवादी दल हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पहले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी था और यह कम्युनिस्ट पार्टी जो था, यह जो अखिल विश्व का जो साम्यवादी पार्टी था उससे यह जुड़ा हुआ था, जिसे कॉमिंटन कहते थे। तो उसके द्वारा जो है यह जुड़ा हुआ था। अब भारत में हम देखते हैं साम्यवादी दल की स्थापना हुई। किसने इसकी स्थापना की? तो हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण नाम आता M.N. रॉय का। M.N. रॉय, इन्होंने 1920 में रूस की यात्रा की थी। ये रूस गए थे और रूस से जब वो आए तो वो साम्यवादी विचार से प्रभावित हुए थे और यहाँ आकर उन्होंने उस विचार को साकार रूप दिया। इसके बाद हम देखते हैं और भी लोग थे जो रूस गए और रूस से साम्यवाद से प्रभावित होकर के भारत आए और यहाँ पर उन्होंने अपना जो साम्यवादी दल के लिए या साम्यवादी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसमें नलिनी गुप्ता एक महत्वपूर्ण है, अवनी मुखर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोग सभी रूस गए समय समय पर। 1920 में ये गए, 1922 में ये गई, ऐसे करके इन लोग अलग अलग समय पर रूस जाकर साम्यवाद से प्रभावित होकर के भारत में भी साम्यवाद स्थापित करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया। कहा जाता है कि 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था वह साम्यवादी आंदोलन से ही प्रभावित था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साम्यवादी आंदोलन यह भारत को एक नए रूप में देखना चाहता था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और कांग्रेस बहुत ही प्रभावी मुद्रा में था, बहुत ही लोकप्रिय था। ऐसे समय में साम्यवाद को स्थापित करना, कम्युनिस्ट को स्थापित करना, कम्युनिज्म को स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। जब भारत में साम्यवादी दल की स्थापना होगी तब ये भी विचार किया जाने लगा कि इसका प्रसार, इसको संगठित करने में, इसका संगठन को और मजबूत करने में क्या किया जाए। तो विदेश से विदेशी साम्यवादियों का यहाँ आना हुआ और इन लोगों ने बहुत काम किया। कृषक और मजदूर दल का निर्माण किया, इन्होंने मजदूरों को संगठित किया, मजदूरों को उसके अधिकार के प्रति संगठित किया,
चाहे वो कपड़े के मिल के मजदूर हों, चाहे वो रेलवे में काम करने वाले लोग हों, इस तरह से उन्होंने हर तबके के मजदूर को या जो श्रमजीवी हैं उन्हें संगठित करके उनमें एक जागरूकता डालने का प्रयास किया। इन विदेशी साम्यवादी नेताओं में हम कह सकते हैं पर्सी ई ग्लाडिंग, ब्रेडले, एच.एल. हेचिसन, फिलिप स्पेट, बेंजामिन फ्रांसिस, इन लोगों ने बहुत काम किया। इसमें से हम देखते हैं कि फिलिप स्पेट जो थे, इन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर काम किया। क्या काम किया उन्होंने कि वो बाहर से पैसा लाए, रूस से वो पैसा मुद्रा धन ला करके यहाँ पर उन्होंने इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, किसी भी संगठन हो या कोई भी दल हो, उसको मजबूत बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने अपने बल पर धन उगाही की और यहाँ ला करके इन दलों को मजबूत करने के लिए काम किया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विदेशी साम्यवादी नेता भी यहाँ आए और उन्होंने साम्यवादी विचार का प्रसार किया। अब हम देखते हैं कि जब साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ने लगा और साम्यवादी विचार फैलने लगे तो अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों को लगा कि यह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ है और इसके तहत उन्होंने क्या किया, बहुत सारे साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन पे मोटी मोटी धाराएं लगा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1929 में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 1933 में इन्हें कड़ी सजा दी गई, लेकिन कुछ विरोध के कारण जो है इनकी सजा को थोड़ी कम कर दी गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी साम्यवादी जो थे वह सफल होते गए, क्योंकि गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो जाने से लोगों की सहानुभूति ऐसे ही बढ़ जाती है उसके प्रति कि हमारे नेता किसान और मजदूर के लिए काम कर रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजी सरकार ने। तो वह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और साम्यवादी दल के नजदीक हो गए। इसी तरह से हम देखते हैं कि यह क्रम चलता गया। हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि कांग्रेस उस समय बहुत ही प्रभावी था। लोगों के दिलो दिमाग में कांग्रेस की एक अलग छाप पड़ी हुई थी, लेकिन साम्यवादी ने भी उससे टक्कर लेने की कोशिश की। लेकिन दोनों के विचारों में हम देखते हैं कि बहुत अधिक बहुत अधिक मतभेद था। जैसे कि कांग्रेस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह अहिंसा पे विश्वास करती थी और खासकर जब महात्मा गांधी का आगमन हो गया था भारतीय राजनीति में, तो हम क्या देखते हैं कि वो अहिंसा पर विश्वास, अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें हिंसा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जबकि साम्यवादी का कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम हिंसा कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा आधार था जिसके तहत हम देखते हैं कि यह कह सकते हैं कि इस कारण साम्यवादी दल कांग्रेस का टक्कर नहीं ले सका और उससे पीछे हो गया। इसी बीच हम देखते हैं कि अंग्रेज जो कि साम्यवादी दल को बहुत ही गलत नजर से देखते थे, उन्होंने 1934 में इसे अवैध बता दिया कि यह दल जो है अवैध है। इसके बाद हम देखते हैं कि साम्यवादी, भारत के साम्यवादी आ जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 आ जाता है। ये जो भारत के साम्यवादी थे, ये पहले सोचते हैं कि रूस बहुत अच्छा है, जर्मनी बहुत खराब है। लेकिन जर्मनी और रूस में जब संधि हो जाती है तब उन्हें हिटलर भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, रूस इंग्लैंड के पक्ष में जब हो जाता है तो भारतीय साम्यवादी जो हैं यह इंग्लैंड के पक्ष में हो जाते हैं। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि इस साम्यवादी दल को ब्रिटिश द्वारा फिर से उसे स्थापित किया था, फिर से उसे
लागू कर दिया जाता है, उसे फिर से मान लिया जाता है, मान्य कर दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं भारत में साम्यवादी दल का ऐसे उदय हुआ और आधुनिक भारत के इतिहास में फिर से उसे अंग्रेजों द्वारा इस स्थिति में पुनः लागू किया गया। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय राष्ट्रीय ये आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में किस तरह साम्यवाद आया और किस तरह से साम्यवादियों ने यहाँ के लोगों को प्रभावित किया। अगले चैप्टर में हम भारतीय समाजवादी दल पे विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।